हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी आप लोग। दोस्तों बेहतर होंगे आप, उम्मीद है मुझे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी दोस्तों, मुझे कुछ पर्सनल काम था, इस वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन आज से दोस्तों फिर से कंटिन्यू क्लास हमारी होने वाली है। तो मैं विनय सोलंकी आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों आज मुगल एम्पायर की लास्ट वीडियो, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में होने वाले जितने भी हमारे फैक्ट्स बनते हैं दोस्तों मुगलों से, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सारथी चैनल अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारथी एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। दोस्तों अगर आप RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सारथी एकेडमी से आज ही जुड़िए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक पे औरंगजेब को लेकर। तो दोस्तों मेरी क्लास जो है वो डेली आपको 1:30 बजे 1:30 पे आपको मिलती रहेगी और आज से हमारी क्लास कंटिन्यू होने जाएंगे। तो दोस्तों मैं विनय सर तो आपके लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको पता चलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम जो ऐसे पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेजेस में देख पा रहे हैं, ये औरंगजेब है। क्या है दोस्तों? औरंगजेब के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों औरंगजेब के बारे में A to Z सारी बातें। तो सबसे पहले मैं औरंगजेब के बारे में आपको बताऊंगा कि औरंगजेब का दोस्तों अगर बात आती है इसका जन्म, बॉर्न की बात करें दोस्तों तो 1618 AD 1618 में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। और इसका जो बर्थ प्लेस है, क्या है इसका जो दोस्तों बर्थ प्लेस है, अगर बर्थ प्लेस की बात करेंगे तो दोस्तों एक जगह पड़ती है दाहोद। कौन सी पड़ती है? दाहोद। और ये दोस्तों गुजरात। कौन सा है दोस्तों? ये गुजरात का पार्ट है। इसको कहीं कहीं दोहात भी कह देते हैं। दाहोद और दोहात दोनों अलग अलग स्पेस नहीं है दोस्तों, ये एक ही प्लेस है। दोहात का इसको या दाहोद कह देते हैं, ये गुजरात में है। और औरंगजेब जो है शाहजहां, मुगल एम्पायर शाहजहां का बेटा है दोस्तों। इसकी माँ जो थी वो मुमताज थी। तो अभी हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, औरंगजेब की अगर रूल की बात करें तो 1658 टू 1707 तक औरंगजेब का हमारा रूल रहा है। तो दोस्तों 49 ईयर्स, कितना दोस्तों? 49 ईयर्स, 49 साल तक इसका शासन रहा है। तो काफ़ी विवादों में रहा है दोस्तों औरंगजेब का जीवन, काफ़ी संघर्ष भी रहा है इसका। इसने अपने भाइयों से युद्ध किया था, तब जाके दोस्तों ये क्या बन पाया? राजा बन पाया। तो आज हम बात करने वाली सारी बातें जानेंगे औरंगजेब के बारे में, तो बने रही वीडियो तक लास्ट तक। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों देखो, औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जो दोस्तों औरंगजेब जो राजा बना दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा, वो 1658 पे बैठा है। 1658 में ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। एंड ही सेकेंड कोरोनेशन टुक प्लेस इन 1659। दोस्तों ये वो मुगल एम्पायर है या ऐसा मुगल राजा था मुगल एम्पायर में जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार। तो मैंने आपको जैसे बताया भी है कि काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी स्ट्रगल इसने किया राजा बनने के लिए दोस्तों। इसको अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। और अगर बात करें तो ये वो राजा है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे सुने अनसुने बहुत सारे ऐसे बैटल्स के बारे में बात करूंगा आज, जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 1658 में जिसने जब राजा बना तो एक बैटल लड़ा दोस्तों सामूगढ़। कौन सा है? सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ है दोस्तों, जिसमें ये अपने भाइयों के साथ में लड़ाई लड़ेगा। और इसमें और मेन रोल में जैसे अगर बात आती है तो दारा शिकोह। कौन है दोस्तों? दारा शिकोह है। और दारा शिकोह को ये पराजित कर देगा, हरा देगा और राजा बन जाएगा। फाइनली दोस्तों राजा बनने के बाद में क्या होगा? दारा शिकोह इसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा। और 1659 में दोस्तों एक बैटल होगा देवराई में। कहां पे होगा? देवराई। तो देवराई की वैली है दोस्तों, ये देवराई की घाटी का युद्ध जिसे कहते हैं आप। और फाइनली इस बैटल को भी औरंगजेब जीत जाएगा। और औरंगजेब जीतने के बाद दोबारा से फिर क्या करवाएगा? अपना राज्याभिषेक करवाएगा। देन बात करें ही वाज सन ऑफ मुमताज महल। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि औरंगजेब की जो वाइफ थी वो मुमताज, जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया था, उसी का बेटा है दोस्तों ये औरंगजेब।
तो आप बता सकते मुझे कि मुमताज का रियल नाम क्या था? दोस्तों अगर आपको पता है, मैंने आपने पुरानी वीडियो को देखा हुआ है, जब मैं आपको शाहजहां पढ़ा रहा था तो आपको अच्छी तरह का याद आ गया होगा। तो दोस्तों फटाफट से मुमताज महल का रियल नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप सही से जल्दी से जवाब दे सकें। आपके कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं, फटाफट से आप लिखिए कि मुमताज महल का रियल नाम क्या था। बात करेंगे दोस्तों औरंगजेब फॉर द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट जुझार सिंह। दोस्तों औरंगजेब का पहला युद्ध जो हुआ है वो किसके अगेंस्ट में हुआ है? तो जैसे ये तो इनके उत्तराधिकार की लड़ाई है, आपस में इनका फैमिली मैटर है दोस्तों, चाहे वो बात बैटल हो सामूगढ़ का, चाहे वो देवराई का बैटल हो, ये तो इनका फैमिली मैटर रहा। लेकिन पहली बार जिसने जो अगेंस्ट में गया तो दोस्तों वो कौन है? जुझार सिंह है। जुझार सिंह दोस्तों ओरछा का राजा था, और ये ओरछा पड़ता है कौन से? एमपी स्टेट में पड़ता, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है ये। तो दोस्तों आपने हालांकि सुना होगा जुझार सिंह का जो पिता था, फादर था बीर सिंह बुंदेला, वो काफी बड़ा पावरफुल था। तो बताते हैं कि औरंगजेब का जब साम्राज्य बढ़ता जा रहा था तो सबसे पहले विरोध जो किया, अगेंस्ट में गए, वो बीर सिंह बुंदेला गए। देन उनके बाद में उनका बेटा है, इनके साथ में फाइट लड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था दोस्तों एक पावरफुल भी था, उस समय इसके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक भी थी, तोप वगैरह का प्रयोग होता था। तो औरंगजेब इजीली जुझार सिंह को क्या करेगा दोस्तों? पराजित कर देगा, हरा देगा। देन बात करते हैं औरंगजेब, अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर प्रोविंस की बात करते हैं, जिसे आप हिंदी में प्रांत बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविंस, तो सबसे ज्यादा जो प्रोविंस जीते हैं 20 प्रांत जो हैं, 20 प्रांतों का विजेता है कौन दोस्तों? औरंगजेब। तो बड़ा साम्राज्य उन्होंने किया है। तो अगर मुगल एम्पायर की पूरे रूल्स की बात करें, सारे राजाओं की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर अपने एम्पायर को बाइट किया है दोस्तों, अगर साम्राज्य को फैलाया है तो वो औरंगजेब ने फैलाया है। और इसके समय में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है। ठीक है ना दोस्तों। औरंगजेब बैंड हिंदू फेस्टिवल, जैसा कि आपको पता है दोस्तों अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर था ये, तो इसी ने क्या किया दोस्तों, हिंदू फेस्टिवल 1668 में दोस्तों हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार मनते होंगे, उनको क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कैसा था? कट्टर था। द ट्रिटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड महाराजा जयसिंह। दोस्तों औरंगजेब के समय में एक संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोलते हैं पुरंदर की संधि, ट्रिटी ऑफ पुरंदर। तो पुरंदर की जो हमारी संधि है दोस्तों किन किन के बीच हो रही है? एक तो दोस्तों शिवाजी हो गया, जैसा कि आपको पता है मराठा, कौन सा है दोस्तों? ये मराठा है। तो दोस्तों मैं आपको मराठाओं की वीडियो अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, पूरे मराठा आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है वो मराठाओं की नहीं चल रही, हम औरंगजेब को पढ़ने वाले। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि मराठाओं के अलग से विषय होगा। तो शिवाजी एंड दोस्तों मुगलों की तरफ से अगर इस ट्रिटी में किसी ने पार्टिसिपेट किया था तो वो थे महाराजा जयसिंह, जो राजस्थान के राजा थे। देन बात करते हैं जो पैक्ट हुआ है, जो ट्रिटी हुई है, वो कौन सी ईयर्स में हुई है? 1665 में हुई है दोस्तों। ठीक है ना। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में ऐसी बात थी दोस्तों कि जहां मराठा जो थे शिवाजी को इस संधि के लिए, इस संधि के तहत में औरंगजेब के सामने क्या होना था? पेश होना था। औरंगजेब के सामने पेश होना था दोस्तों। लेकिन और ऐसी संधि अभी आप देखेंगे कि शिवाजी भी ताकत में रहे, अपने आप में पावर में थे, इधर औरंगजेब भी पावर में, तो ये संधि ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। होता तो यह कि दोस्तों औरंगजेब के सामने शिवाजी जब आए तो बताते हैं कि दोस्तों औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। उनको बंदी बनाया गया दोस्तों। और बंदी बनाने के बाद में बात करते हैं उनको इम्प्रेजेंट इन कैप्ट इन जयपुर भवन। दोस्तों ये जयपुर वाला वो राजस्थान वाला नहीं है, आप सोचें कि राजस्थान वाला जयपुर है ये जयपुर भवन दोस्तों आगरा में है। कहां पे है? आगरा में, जिसको आप जयपुर हाउस के नाम से जानते हैं। तो जयपुर भवन में इसको दोस्तों शिवाजी को रखा गया। लेकिन शिवाजी बड़े चालाक थे, शिवाजी यहां से बड़े बहादुर योद्धा थे और आसानी से सीक्रेट तरीके से यहां से बचकर भागने में क्या हो गए? सफल हो गए। तो काफी संघर्ष करा, ऐसे भी कह सकते हैं कि मराठा भी क्या करेंगे? अभी रिवेंज भी करेंगे, मराठा लड़ाइयां भी लड़ेंगे। मुगलों से समय में लड़ाइयां हुई शिवाजी की। तो आगे बात करेंगे। तो शिवाजी यहां से बचकर भागने में सफल हुए। औरंगजेब वाज कॉल्ड जिंदा पीर। दोस्तों औरंगजेब अगर हम देखें इसके जैसे करेक्टर वाइज देखें, तो औरंगजेब को करेक्टर वाइज देखें
तो दोस्तों उसको आप क्या कहेंगे, उसको जिंदा पीर कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, जिंदा पीर। तो औरंगजेब जो है दोस्तों वो जिंदा पीर है, ठीक है ना दोस्तों। यहां अगर हम बात करते हैं द जाट रिवेलियन, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि औरंगजेब का जब अत्याचार दोस्तों बढ़ता जा रहा था, औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो औरंगजेब के अगेंस्ट में कौन सबसे पहले आई दोस्तों, वो आई दोस्तों कौन, तो सबसे पहले आई जाट। और जाटों में जो लीडर थे वो थे गोकुल, कौन थे दोस्तों, गोकुल। और दोस्तों गोकुल मथुरा के रहने वाले थे, कहां के, मथुरा के रहने वाले थे। और मथुरा में एक बड़े जमींदार, जैसे आप लैंडलॉर्ड बोलते हैं, तो दोस्तों बड़े जमींदार थे जिन्होंने औरंगजेब के बढ़ते हुए अत्याचारों का सामना किया है। तो यहां औरंगजेब ने, आप देख रहे हैं कि भाई 1669 में कुछ ऐसा था, बहुत सारे मंदिर थे, टेंपल थे दोस्तों मथुरा में, उनको तोड़वा दिया था। इसी वजह से औरंगजेब के अगेंस्ट में आए गोकुल, और गोकुल ने 1669 में दोस्तों एक बैटल लड़ा, जिसे आप बोलते हैं बैटल ऑफ तिलपत। क्या बोलेंगे दोस्तों, अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आज हम लोग कुछ ऐसे सुने अनसुने बैटल के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बैटल ऑफ तिलपत, बैटल ऑफ तिलपत हुआ दोस्तों, ये मथुरा में होगा, और जिसमें आपको पता है कि गोकुल वर्सेस कौन लड़ रहेगा, औरंगजेब की सेना लड़ेगी। तो यहाँ दोस्तों बाद में ऐसा भी है कि गोकुल की जो वीर गोकुल थे इनकी क्या हो जाती है, इनकी हत्या हो जाती है, इनको मरवा दिया जाता है औरंगजेब के कहने पर, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, बात करेंगे यहां फिर अगेन बात करेंगे दोस्तों, औरंगजेब री इम्पोज जजिया टैक्स। दोस्तों बहुत बार नाम आया, आपको पता ही है, हर बार इतिहास में मैंने आपको कई बार हिस्ट्री में बताया कि ये जजिया टैक्स जो है, मैंने कई बार इनका जिक्र किया है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये किसने लगाया, तो बताएंगे मुझे जरा, जजिया कर को किसने लगाया। तो जजिया कर को दोस्तों लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहले स्टार्ट जो किया था वो इसी ने किया था। और दोस्तों इसको अकबर के समय में इसको क्लोज करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया, लेकिन दोबारा से दोस्तों रीइम्पोज्ड की बात आ गई, तो किसकी बात आएगी, औरंगजेब, दोबारा से इसने, औरंगजेब ने क्या लगा दिया, जजिया टैक्स लगा दिया। देन बात करेंगे हिंदू मनसबदार। दोस्तों ये सेना है इनकी, मनसबदार जो है, एक सेना जो थी इनका, जो फोर्स कह सकते हैं आप, उस समय की ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको कहते थे मनसबदार। और सबसे बड़ा मनसबदार जो है औरंगजेब के समय में, जो सेना सबसे ज्यादा थी वो किसकी थी, औरंगजेब की थी। तो इसी वजह से आपको पता ही है कि ये 20 जो प्रोविंस हुए हैं उनको जीत चुका है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मनसबदार जो सिस्टम था जिसमें, जो सेना का, उसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या थी। और इसकी सेना में दोस्तों कितने परसेंटेज वाइज, 33% कह सकते हैं हिंदुओं की संख्या थी। तो बड़े ऐसे कह सकते हैं कि दोस्तों लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए, एक जिगरा चाहिए, जो उस समय हिंदुओं में होगा। तो क्षत्रिय थे दोस्तों ये, और इन्होंने क्या किया, इन 33% में मनसबदार में धमाका मचा दिया। तो बहुत बड़ा नाम रहा है सेना का। तो यहाँ मनसबदारी सिस्टम में दोस्तों ये जो औरंगजेब था वो कैश पेमेंट देता इनको, कैसा, कैश पेमेंट की भी कैसी थी, व्यवस्था थी। तो कैश पेमेंट होता था, इसका एक अलग सिस्टम था यहाँ, तो इसी को आप बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। दोस्तों औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन मैं यहाँ आपको 2 मंदिर ऐसे बताऊंगा जिनका पेपर में ज्यादा जिक्र होता है। तो एक तो दोस्तों ये विश्वनाथ का टेम्पल है, बहुत फेमस है दोस्तों, काशी में है, ये बनारस में, कहाँ पे है, बनारस। और दोस्तों एक हमारा मथुरा में केशव राय मंदिर, ये केशव राय का मंदिर था, ये मथुरा में था। जब इसका ज्यादा मथुरा में अत्याचार बढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों वीर गोखला इसके अगेंस्ट में आए और इनको यहां से हटाया, एंड बट डेमोलाइज्ड बाय औरंगजेब इन 1669, 1669 में इसने इन मंदिरों को क्या करवा दिया दोस्तों, तोड़वा दिया। देन बात करेंगे दोस्तों औरंगजेब गॉड द सिख 9th गुरु, सिखों के दोस्तों 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। कौन है दोस्तों, तेग बहादुर हैं। इनको भी औरंगजेब ने ही मरवाया दोस्तों। और बताते हैं कि औरंगजेब ने एक ऑफर किया तेग बहादुर को कि आप अपने रिलीजियंस को, सिख जो रिलीजियंस है उसको एंड करके आप किसमें मर्ज कर दो, इस्लाम में मर्ज कर दो। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा ऑफर दिया, लेकिन गुरु तेग बहादुर क्या करें, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी के एवज में आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण इसने, औरंगजेब ने क्या करवा दिया, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो दोस्तों सिखों का आप देख रहे हैं कि मुगलों से काफ़ी संघर्ष रहा है। तो अभी मैं आपको जब पिछले लेक्चर्स में आपको जब
जहांगीर पढ़ा रहा था। तो जहांगीर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव, जिनकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने। अभी यहाँ कौन से हैं? ये 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। तो दोस्तों दोनों को आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, ये 9वें गुरु हैं तेग बहादुर। देन बात करेंगे, अगर जाटों की बात आई है तो थोड़ी सी बात हमारे यहाँ हो गई है दोस्तों। तो उस समय औरंगजेब के समय में एक डायनेस्टी था, भरतपुर डायनेस्टी, और इस समय मुगलों के समय ये बड़ा स्टारडम पे था और इसके फाउंडर थे दोस्तों कौन? चूड़ामल। कौन है? चूड़ामल है। इसी में दोस्तों आगे जाके महाराजा बदन सिंह हुए। आपने सूरजमल का नाम सुना होगा, सूरजमल हुए इसी में, और जवाहर सिंह राजा हुए। तो दोस्तों ये डायनेस्टी भरतपुर पे चलती थी और ये अपने समय की एक फेमस और पावरफुल डायनेस्टी थी। और यहाँ इसी में आगे जाके जो सूरजमल है, कौन है दोस्तों? सूरजमल है, एक बड़े योद्धाओं में नाम आता है। और दोस्तों 100 से ज़्यादा फाइट है सूरजमल ने लड़ी थी, लेकिन एक भी बैटल जो है, एक भी वॉर ही हारे नहीं। तो बड़े योद्धा थे और इनको कहते हैं जाटों का प्लेटो। क्या बोलते हैं दोस्तों? जाटों का प्लेटो। कभी कभी इनको एक बुक्स में लिखा आता है जाटों का अफलातून, धमाका मचाने वाले। जाटों के अफलातून भी कौन थे? सूरजमल थे दोस्तों। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहां मैं बात करता हूं थोड़ा सा औरंगजेब के डेथ की बात कर लेता हूं। यहां अभी मुझे डेथ की बात नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है, डाइट जो है वो 1707 में है, 1707 में। और दोस्तों ये अहमदाबाद, कौन सी जगह है ये? अहमदाबाद। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ गलत मिस्टेक से लिखा हुआ है, अहमदाबाद में इनकी डेथ नहीं हुई है। औरंगजेब की डेथ हुई है दोस्तों, वो महाराष्ट्र में अहमदनगर है दोस्तों। कौन सा है ये? अहमदनगर है। और आज इसी को औरंगाबाद किसके नाम से जानते हैं? औरंगाबाद। अगर बात करें औरंगजेब का जो टॉम बना हुआ है वो भी कहां पे है? औरंगाबाद में है। और दोस्तों इसका जो टॉम है, इसी को आप सेकंड ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेकंड ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल की बिल्कुल कॉपी है ये, फूहड़ नकल है। तो ताजमहल की फूहड़ नकल है। औरंगजेब का मकबरा इसी दूसरे ताजमहल में है। इसको आप अगर सर्च भी करेंगे तो दोस्तों वो आएगा बीबी का मकबरा। क्या आएगा? बीबी का मकबरा। तो दोस्तों ये मकबरा ऑफ बीबी, इसका नाम जो है सेकंड ताजमहल है। ठीक है ना? तो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ औरंगजेब की बातें हुई हैं, और भी बातें बहुत सारी हैं इसमें, मुगल डायनेस्टी में दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इनके बारे में और मैं आपसे डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो यहाँ बात आती दोस्तों फैक्ट्स ऑफ मुगल पीरियड्स। फैक्ट्स ऑफ मुगल पीरियड्स। देखिए मुगलों के समय कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका जिक्र वहाँ नहीं हम कर पाए, लेकिन यहाँ हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको सबसे पहले तो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखनी है। और दोस्तों मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पार्सियन, जिसको आप फारसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फारसी कहते हैं। तो मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्सियन है। देन बात करेंगे, अभी मैंने आपसे जैसे कहा था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको आप क्या कहते थे? मनसबदारी सिस्टम कहते थे। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते थे? मनसबदारी। देन इस सिस्टम में क्या था? पेइंग कैश, तो कैश सैलरी मिलती थी, है ना? तो अभी इसी को तो हम पढ़ के आए जस्ट पहले कि मनसबदारी में कैश पेमेंट था, उसी को मैंने यहाँ फैक्ट में जैसे लिखवा दिया गया है। तो यहाँ मुगल आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो दोस्तों मुगलों की जो आर्मी थी वो 5 पार्ट में बटी हुई थी। जैसे पहले आगे हाथियों की सेना चलती थी, देन घोड़ों की सेना चलती थी, फिर पैदल सैनिक चलते थे। तो इस तरीके से इनका एक मनसबदारी सिस्टम था, बहुत गजब का सिस्टम था दोस्तों। देन बात करेंगे तो द कॉन्फिसिएशन सिस्टम वाज स्टार्टेड द टोडरमल। दोस्तों मुगलों के समय में टोडरमल का नाम बहुत ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे हैं कि अकबर के समय में नवरत्न था दोस्तों, और उस समय ये फाइनेंशियल मिनिस्टर था।
फाइनेंशियल मिनिस्टर था, राजस्व मंत्री था। तो इसने दोस्तों मुगलों के समय एक कन्फिसेशन सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको समझने के लिए दोस्तों कि पहले क्या होता था, जितना भी जिनके पास जमीन होती थी, लैंड होता था, उसको पहले मेजरमेंट करवाते थे, नपवाते थे, देन जिसके पास जितनी भूमि उसी को उस हिसाब से क्या करते होंगे, टैक्स को पे करते होंगे। तो अपने समय की बड़ी व्यवस्था थी दोस्तों ये। तो ये टोडरमल को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, अकबर के समय में था ये। और दोस्तों मैं जो आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे नहीं कि औरंगजेब के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको जो फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो पूरे टोटल मुगल पीरियड्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ये सिस्टम था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रुपीज, दोस्तों रुपए सबसे ज्यादा सिक्के जो चलाए हैं वो किसने चलाए हैं, औरंगजेब ने चलाए हैं। तो आप जान भी रहे होंगे 49 ईयर्स का इसका लंबा एक रूल रहा है। तो 49 साल में सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए दोस्तों किसने चलाए, औरंगजेब ने चलाए हैं। क्लियर है दोस्तों। तो बात करेंगे फिर अभी और नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों मुगलों के समय सबसे पहले बात आती है तंबाकू की। तो तंबाकू की शुरुआत हुई है मुगलों के समय में, और ये शुरुआत की थी 1604 में पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंपनियां इंडिया में आएंगी दोस्तों बिजनेस करने के लिए। उनमें सबसे पहले जो कंपनी आएगी वो यूरोपियन कंपनियों में पुर्तगाली आएगी। तो जैसे आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें आपने वास्को ड गामा का नाम सुना होगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप, इससे आगे जो हमारे जो लेक्चर होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के ही होंगे दोस्तों, बड़े ही मजेदार टॉपिक होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम कवर करेंगे। तो यहाँ ये वाला जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, लेकिन शुरुआत जो बात आती है 1604 की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ ये मुगलों का समय था। इसका समय था ये मुगलों का, इसीलिए स्टार्टिंग में तंबाकू की जो खेती हुई है वो मुगलों के समय में यहाँ पुर्तगालियों ने की है। देन दोस्तों अगर बात आती है मुगलों के समय में, दो कॉइन बहुत फेमस थे। एक तो निसार जिनको चलाया था दोस्तों जहांगीर ने, एंड दोस्तों एक आना, क्या चलता था, आना चलता था, जिसको दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था किसने, शाहजहां ने। तो उस समय आना कॉइन जो है वो शाहजहां ने चलाया, निसार कॉइन जहांगीर ने चलाया। ये भी मुगल एम्पायर की दो बड़े क्या थे, राजा थे दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों एक आदमी मुगलों के समय में बड़ा ही फेमस था, उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर दोस्तों बड़ा ही वर्ड एक्सपर्ट पेंटर था। स्पेशल मैंने आपको यहाँ स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में, किसके कोर्ट में रहता था। तो दोस्तों कौन है वो, जहांगीर है। और उस समय अपने आप में एक वर्ड एक्सपर्ट पेंटर था, पक्षियों की कला बनाना बहुत अच्छे से इसको आता था, ठीक है ना। जहांगीर के कोर्ट में रहता था ये। देन बात करेंगे दोस्तों, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको जब नोट डाउन करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर, और वन लाइनर क्वेश्चन तौर पे आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे औरंगजेब की। और जैसे बात आती है तो औरंगजेब वाज द बीना प्लेयर। दोस्तों औरंगजेब एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप बीना बोलते हैं, बीड़ा। माँ सरस्वती का भी तो इंस्ट्रूमेंट क्या था बताओ, बीड़ा ही तो था। उसी को बजाने में दोस्तों ये क्या था, ये जानता था, बीड़ा बजाना जानता था। और दोस्तों एक बात आती है अकबर की, अकबर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना जानता था, वो ड्रम, जिसको आप नगाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगाड़ा। और दोस्तों ये क्या है, ये बीड़ा है, माँ सरस्वती का भी है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। औरंगजेब सक्सीजर वाज शाह आलम, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, ये शाह आलम नहीं था। यहाँ ये औरंगजेब के बाद में जो राजा आया वो है दोस्तों बहादुर शाह जफर। कौन है दोस्तों, बहादुर शाह जफर। दोस्तों बहादुर शाह जफर दो हैं, लेकिन ये कौन सा है, जो औरंगजेब के तुरंत बाद आया दोस्तों, वो बहादुर शाह जफर फर्स्ट है। एक दोस्तों 1857 की रिवॉल्यूशन में आएगा, जो 1857 की जो क्रांति हुई है उस समय भी एक ऐसा मुगल एम्पायर है जिसका भी नाम सेम है, बहादुर शाह जफर है, लेकिन दोस्तों वो कौन सा है, वो सेकंड है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगली जो मेरी क्लास होगी वो यही होगी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी के बेस पे होगी दोस्तों। 1857 का रिवॉल्यूशन के बारे में सारी बातें डिटेल से जानेंगे, उसमें बड़ा ही अच्छा टॉपिक होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ द फर्स्ट इनकम्पिटेंट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज जहांगीर शाह। दोस्तों मुगलों की बात आती है तो आपको पता है कि एक लंबा इनका शासन रहा, और इतने लंबे शासन में दोस्तों
इन मुगलों में आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले जो फाउंडर था दोस्तों वो कौन था, वो बाबर था। कौन था दोस्तों, बाबर। बाबर के बाद दोस्तों कौन आया, वो दोस्तों हुमायूं। कौन आया दोस्तों, हुमायूं। देन दोस्तों कौन आया, अकबर। किसका रूल आया, अकबर। देन उसके बाद दोस्तों कौन आया, जहांगीर। कौन आया, जहांगीर। देन उसके बाद दोस्तों शाहजहां। कौन है, शाहजहां। देन दोस्तों उसके बाद में कौन आएगा, औरंगजेब। जो ऐसे कह सकते हैं कि मुगलों के जो एम्पायर, जो इसमें रूल जो है, इनका शासन रहा वो ठीक ठाक रहा। लेकिन इनके बाद में बहुत सारे मुगल राजा आए दोस्तों, वो कैसे थे, मोस्ट ऑफ अयोग्य थे। कैसे थे, अयोग्य, ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बहुत जल्दी सिमट गए जल्दी चक्कर में। इसीलिए मैं आपसे पहली बार कर रहा हूं कि यहाँ फर्स्ट इनकम्पिटेंट रूलर, जो पहला अयोग्य राजा है दोस्तों, जिसको आप क्या बोलेंगे, जहांदर शाह कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, जहांदर शाह। तो इनके बाद में भी बहुत लंबी सारी सीरीज है इनके बाद में आने वाले राजाओं की। तो पहला जो अयोग्य राजा था जहांदर शाह था दोस्तों। जहांदर शाह का एक सवाल बना है, वॉज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूट फूल। इसको दोस्तों डिसोल्यूट फूल बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं दोस्तों, लंपट मूर्ख। अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों, एक मूर्ख होता है, एक बड़ा मूर्ख होता है, तो एक बहुत बड़ा मूर्ख था जिसे आप लंपट मूर्ख के नाम से जानेंगे। और वो कौन सा राजा है दोस्तों, जहांदर शाह है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे सिख लीडर बंदा बहादुर। अभी आपको पता ही है कि भाई सिखों से काफी इनका स्ट्रगल रहा, काफी लड़ाइयां रही, और उन्हीं लड़ाइयों में से ये जो सिख लीडर है दोस्तों बंदा बहादुर। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सिख में 10 गुरु रहे। 10 गुरुओं के बाद में एक जो सिख लीडर बन के आए उनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था, बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर की दोस्तों मुगलों में एक राजा आएगा जिसका नाम है, मुगल एम्परर है फर्रुखसियर। कौन है दोस्तों, फर्रुखसियर है। इसने क्या करवाई है, बंदा बहादुर की हत्या करवाई है। देख रहे हैं दोस्तों, बार बार मुगलों का एक लड़ाइयां हमेशा बार बार चल रही हैं, किनके साथ में, इन सिखों के साथ में। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी फर्रुखसियर है जिसने बंदा बहादुर की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। दोस्तों ये सिख लीडर था, गुरु तो नहीं था ये। गुरु तो टोटल कितने दोस्तों, 10 हैं। ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से बढ़िया तरीके से दिमाग दौड़ा के लगाइए कि सिखों के जो पहले गुरु थे वो कौन थे। दोस्तों एक सवाल हमेशा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, तो मैं इसके लिए भी आपकी कोशिश करूंगा, एक वीडियो लेके आऊँ 10 गुरुओं के बारे में। ठीक है ना। तो दोस्तों फटाफट से बताइए सिखों के पहले गुरु कौन थे, और उनका नाम क्या है, गुरु नानक देव। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब फटाफट से आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि सिखों के लास्ट गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। तो फर्रुखसियर है दोस्तों जिसने बंदा बहादुर की क्या करवाई है, हत्या करवाई है। हालांकि दोस्तों फर्रुखसियर जो है इसको इतिहास में ज्यादा अच्छा सम्मान तो नहीं मिला। ये कायर, कैसा दोस्तों, कायर शासक है। ये कायर शासक था दोस्तों फर्रुखसियर। देन बात करेंगे फर्रुखसियर हैड गिवन द फ्री परमिशन टू द ब्रिटिश टू स्टार्ट बिजनेस। दोस्तों ये कायर था, ये पहला वो राजा है जिसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो आई थी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसको फ्री में क्या दे दिया दोस्तों, अधिकार दे दिया, परमिशन दे दिया, और व्यापार करने की परमिशन इनको दे दी है। तो कहने का मतलब क्या है, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जगह देने वाला दोस्तों कौन सा राजा है, वो फर्रुखसियर है। कौन है दोस्तों, फर्रुखसियर है। चलिए और कुछ जैसे बातें हमारी हो रही हैं दोस्तों, तो कुछ और भी बातें करूंगा मैं। इस फर्रुखसियर की दोस्तों बाद में किसने हत्या करवाई है तो उसके बारे में बताया गया है। तो फर्रुखसियर वाज मर्डर बाय सैयद ब्रदर्स। दो सैयद ब्रदर जो है, सैयद ब्रदर्स की हत्या इसने करवाई फर्रुखसियर ने। और सैयद बंधु इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ पोइट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों कहने का मीन्स क्या है, ये सैयद बंधु एक दो रियल ब्रदर थे जिनको इंडियन इतिहास में किंग मेकर कहा गया। क्या कहा गया है, किंग मेकर, राजा को बनाने वाले। और सैयद बंधुओं ने ही दोस्तों किसको बनाया था राजा, पता है आपको, मुगलों में फर्रुखसियर को। जो फर्रुखसियर था वो मुगलों का एक रिश्तेदार था, और इनकी वजह से ही इसको राजा बनाया गया। और दोस्तों कितना कायर है, कितना घृणा करने वाला राजा है, जिसने उन्हीं के द्वारा राजा बनाया गया और उनको क्या करवा दी, उनकी हत्या करवा दी गई है। तो इतिहास में ज्यादा अच्छा सम्मान नहीं पाया दोस्तों इसने। मुगल रूलर मोहम्मद शाह
एक अगेन जैसे मैं आपसे बता रहा था कि एक लंबा इनका चलेगा आगे इनका राजाओं का शासन, तो उनमें एक दोस्तों एक राजा आएगा मोहम्मद शाह, जिसको ऑल्सो नोन एज रंगीला, क्या बोलेंगे दोस्तों, रंगीला बादशाह बोलेंगे। तो दोस्तों ज्यादातर हम मोस्ट हम क्या करते हैं, इन्हीं बाबर हुमायूं अकबर के सारे सवाल पढ़ते हैं और इन्हीं से जाके क्या उड़ते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम में हमारा सवाल बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों एग्जामिनर इन्हीं से सवाल दे, तो कुछ आगे इनके बाद में इन्होंने जो रूल किया है उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी फिलहाल जो बात चल रही है वो इनके बाद में आने वाले राजाओं की बात चल रही है, जिनमें से मोहम्मद शाह है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रंगीला बादशाह कहते हैं। एंड हिज रियल नेम वाज रोशन अख्तर। ये मुगल एम्पायर में एक राजा रहा है दोस्तों, जिसको रियल नाम था रोशन अख्तर, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मोहम्मद शाह बोलेंगे। देश इसी को एक टाइटल मिला हुआ, क्या, रंगीला बादशाह का टाइटल मिला हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अगेन बात करें और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नादिर शाह अटैक इंडिया इन 1739। दोस्तों एक नादिर शाह ईरान से आएगा, ये भारत में लूटपाट मचाएगा, और नादिर शाह का पहला जो हमारा अटैक रहा है दोस्तों इंडिया के ऊपर वो 1739 में रहा है। और नादिर शाह ईरान का एक बड़ा लुटेरा है, बहुत बड़ा आक्रमणकारी है। इसने पहली बार जो फर्स्ट टाइम अटैक किया वो 1739 में किया, एंड टुक द पीकॉक थ्रोन विद हिम। अपने साथ में दोस्तों जो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, पीकॉक थ्रोन का मतलब क्या है, मयूर सिंहासन बनवाया था। आपको याद होगा दोस्तों, मैं जब शाहजहां आपको पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं आपसे कह रहा था कि अपने समय का एक बड़ा थ्रोन था मयूर सिंहासन, जिसमें शाहजहां ने दोस्तों कौन सा हीरा लगवाया था बोलो। तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ जो डायमंड था अपने समय का बहुत बड़ा फेमस था, कोहिनूर डायमंड। कौन सा, कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरे को इसने अपने थ्रोन में, सिंहासन में लगवाया, और दोस्तों उसी सिंहासन को ये नादिर शाह भारत में जब पहली बार अटैक करेगा और उसको क्या करेगा, लूट के ले जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। द नेम ऑफ नादिर शाह कमांडर, जो नादिर शाह का सेनापति है दोस्तों, उसका नाम क्या है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली इंडिया में एक फाइट लड़ेगा, बहुत फेमस है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो हमने पानीपत की दोस्तों हमने 3 युद्ध अभी पढ़ने वाले हैं, तो 2 पहले हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अभी बात आ रही दोस्तों, मैं थर्ड बैटल की बात करूंगा, तो यहां आपको याद रखना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल हुआ दोस्तों। पानीपत में हरियाणा में आता है ये, यहाँ युद्ध हुआ। और ये युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में लड़ा गया, फोर्ट बिटवीन की बात करें तो यहाँ एक तो आ जाएगा दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। कौन आ जाएगा, अहमद शाह अब्दाली, जो अभी इसके बारे हम पढ़ने वाले हैं। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस दोस्तों यहाँ मराठा, कौन, मराठा। तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई हुई है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। अब इस बैटल को अहमद शाह अब्दाली जीतेगा दोस्तों। अब मुझे ये बताओ मराठाओं की तरफ से कौन लड़ रहा है, तो मराठाओं की तरफ से दोस्तों इस थर्ड बैटल को लड़ने वाला राजा कौन है, वो दोस्तों कौन है, उसका नाम है सदाशिव राय भाऊ। इसको दोस्तों सदाशिव राय भाऊ के नाम से जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में सवाल यही बनता है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, थर्ड बैटल था, वो किन किन के बीच में हुआ। तो आपको याद रखना है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। क्या हो, अगर दिन पूछता है कि मराठाओं की तरफ से किसने लीड किया था इसको, तब की बात है सदाशिव राय भाऊ की, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो यहाँ फाइनली रूप से अगर बात करें तो अहमद शाह अब्दाली क्या करेगा, पानीपत की लड़ाई को जीतेगा, ठीक है ना दोस्तों। अच्छी तरीके से बैटल को आप कवर करते रहिए। मैंने आपको एक वीडियो बिल्कुल अलग से बनाई है, जिसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज बैटल आपको मिल जाएंगे। आप अगर आपने नहीं देखा उसको तो सबसे पहले लेक्चर में आप देख लीजिए कि मैंने बैटल की इसी तरीके से स्टार्टिंग हिस्ट्री की वहीं से की थी, ताकि आपको इंटरेस्ट आए, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे दोस्तों कुछ और भी फैक्ट्स के बारे में।
और भी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली इन 1803। दोस्तों मुगलों के बाद में 1803 में ब्रिटिश का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। दिल्ली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, दिल्ली के ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया। देन बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो एक इनके इलाहाबाद की संधि है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765 में। अभी मैं आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर बता रहा था, वो 1665 में थी, और यहां मैं आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बता रहा हूं, वो 1765 में है। तो इस संधि के बारे में बात करते हैं। तो द ब्रिटिश गेव एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹20 लाख टू द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। इस ट्रीटी के बाद में आप ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों का अधिकार जो है ऑलमोस्ट ऑफिशियल तरीके से भारत के ऊपर हो गया था। और यहाँ एक मुगल एम्परर है शाह आलम सेकंड, और उसको दोस्तों कितनी पेंशन देने की बात आई है, 20 लाख। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि केवल नाम का मुगल राजा है शाह आलम, बाद बाकी काम कौन कर रहा है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ इसलिए आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत अब इंडिया में हो गई है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो वैसे आप दोस्तों शुरुआत की बात करें, एस्टैब्लिश्ड की बात करें, तो वो दोस्तों वो 16 AD में ही हो गई थी, 1600 ईस्वी में ही हो गई थी। लेकिन रूल की बात आती है, ब्रिटिश रूल की बात आती है, तो 1803 में यहाँ इनके बाद में इनका समय रूल के रूप पर रहेगा, ठीक है ना, शासन का बाद में रहेगा, लेकिन कंपनी पहले ट्रेड करने के लिए 1600 में आ चुकी है। देन बात करेंगे ब्रिटिश गॉट दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार। इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से दोस्तों शाह आलम को 20 लाख रुपए देने की पेंशन की बात हुई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दोस्तों बिहार की क्या मिल गई, सूबेदारी मिल गई, कुछ ऐसे राइट्स मिल गए जहां आप टैक्सेस वगैरह को ब्रिटिश रूल के हिसाब से लिया जाता था उस समय। यहाँ द लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर सेकंड। अब आगे ना बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लीजिए। अगर मुगल एम्परर के लास्ट हमारी बात चल रही है रूलर की, तो वो कौन है, बहादुर शाह जफर सेकंड है, ठीक है ना दोस्तों। द ब्रिटिश एक्सलाइड हिम एंड सेंट हिम टू रंगून। दोस्तों यहां लास्ट का जो राजा था बहादुर शाह जफर सेकंड, इसको अंग्रेजी कंपनी ने रंगून जो म्यांमार का है, क्या है आज म्यांमार है, उसकी एक जेल में बंद कर दिया था। और फाइनली रूप से इसका जो टॉम भी कहाँ पे दोस्तों, रंगून में ही है। कहाँ पे है, रंगून में ही है। तो इंडिया से बाहर है इसका टॉम, रंगून में। बहादुर शाह जफर को वहीं मार दिया गया था, वेयर ही डाइड, वेयर वहाँ मर गया था ये। और दोस्तों ये इसकी डेथ हुई है 1862 में, 1862 में इसकी डेथ हुई है रंगून में। और ये लास्ट हमारा रूल रहा है, इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं क्लोज होगी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे, और आगे की क्लास जो होगी मेरी 1857 की क्रांति के ऊपर होगी दोस्तों। बने रहिए वीडियो में, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, बाय।